So yesterday we have started with our next unit, that is unit number 5. It's surface chemistry और उसमें हमने एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन क्या है और एड्सॉर्प्शन क्या है। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि एड्सॉर्प्शन इज व्हाट? हाँ प्रीता, कैमरा ऑन नहीं है बच्चे आपका। प्रतीक्षा? यस मैम। एड्सॉर्प्शन के बारे में बताएंगे कुछ कि एड्सॉर्प्शन इज व्हाट? प्रतीक्षा? It is the phenomena of retaining or attracting the molecules Speak of loudly a solid or a liquid. Ma'am, it is the phenomena of attracting or retaining the molecules on the surface of solid or liquid. चलिए ठीक है। अंकित कुमार, एड्सॉर्बेंट क्या होता है? एड्सॉर्बेंट क्या होता है? एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेंट क्या होता है? मैम जिस सरफेस पे मैम चौक के जिस सरफेस पर मैम इंक जो है वो जिस सरफेस पर मैम दूसरा सब्सटेंस जो है वो एड्सॉर्ब होता है उसे एड्सॉर्बेंट कहते हैं, और जो सब्सटेंस जो है वो दूसरे सरफेस पर एड्सॉर्ब होता है उसे एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं अभी तक, कोई पता नहीं चल रहा। चलो कोई बात नहीं, इसको अच्छे से याद कर लेना है ना। अंशुल कौंडल? अंशुल कौंडल, आप बताएंगे क्या होता है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट? चलिए नहीं बताना मत बताइए, आपकी मर्जी है। उसके बाद हमने क्या कहा था कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे जिसमें हमने देखा था कि एड्सॉर्प्शन कहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना, कहाँ यूज हो सकती है ना। आज हम जो करेंगे दैट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में किस तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। बट उससे पहले हमने ये सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, ये सारे के सारे प्रोसेस जो थे पढ़ लिए थे, और लास्ट में हमने क्या कहा था कि एक पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन होती है और एक नेगेटिव एड्सॉर्प्शन होती है ना। कौन बताएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में? मन्नत राणा? मन्नत राणा, मतलब आपको आवाज ही नहीं आती, आप ऐसे बैठे रहते हैं क्लास में? आपको सुनाई तो दे रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ आपको ना। अगर नहीं पता चल रहा है तो रुकिए 1 मिनट। अक्षत, एक बच्चा है यहाँ पे, अक्षत, ना उसका कैमरा ऑन है ना उसका वो माइक ऑन कर रहे हैं, लीजिए फिर आप भी चलिए क्लास से बाहर, है ना। कार्तिक, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। जो हमने कल पढ़ा ना उसको पढ़िए आप लोग, है ना। तो आर्यन चौधरी, आर्यन चौधरी, ये क्लास ऑन करके पता नहीं कहाँ चले गए हैं, घूमने चले गए। एड्सॉर्प्शन इज व्हाट? एड्सॉर्प्शन हमने कल भी बड़े डिटेल में पढ़ा था कि एड्सॉर्प्शन एक आपका क्या है, सरफेस फिनोमिना है। आपके पास कोई सब्सटेंस जो है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ
सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, इकट्ठा हो जाता है एज कंपेयर टू बल्क, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट substance is more on the surface than in the bulk, then that phenomena is known as adsorption. अब बात कर रहा है आज हमारे पास किसकी, फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा है, वन इज केमिकल एड्सॉर्प्शन, दूसरा जो हम पढ़ेंगे इसके साथ जिसका कंपैरिजन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास ये, दैट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन। डिफरेंस पूछता है आपसे, अब हमारे पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो एड्सॉर्बेंट है और जो एड्सॉर्बेट, उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो कैसे होते हैं, और वीक होते हैं। कैसे, बहुत वीक वेंडर वॉल फोर्सेस उनके बीच में होते हैं कि कोई भी गैस, मान लीजिए मैंने कल भी आपसे बात की थी कि कोई आपके पास मेटल का सरफेस पड़ा है, कोई भी गैस यहाँ से क्या हो रही है, पास हो रही है, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो उस मेटल के सरफेस पे क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे ये वाली गैस जो है वो पास करनी है और पर्टिकुलरली मेरे पास ये वाला मेटल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी मेटल है और कोई भी गैस वहां से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो उसका थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब। क्लियर? यस मैम। तो जब ये यहाँ पे अट्रैक्ट होती है ना, जैसे मान लीजिए कोई गैस यहाँ से जा रही है और ये मेटल का सरफेस है आपके पास, इसमें कुछ बीच में हो सकता है कि स्पेस हो, तो क्या कर लेगा, उसको बोलेगा आइए जरा बैठिए, तो वो भी बैठ जाएगी। गैस कोई ऐसा नहीं कहेगी कि भाई नहीं मुझे नहीं बैठना ना, तो क्या हुआ, थोड़ा सा अमाउंट जो है वो गैस का, चाहे कोई भी मेटल है और कोई भी गैस है, वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। जैसे हमने कल भी एक एग्जांपल किया था कि जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं किसी एल्कीन का या किसी एल्काइन का, और हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, एंड दैट द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सम कैटलिस्ट, निकेल यूज करते हैं, प्लेटिनम यूज करते हैं, पैलेडियम यूज करते हैं। तो ये जो एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस है, जब एड्सॉर्प्शन होती है तो हमारे, जब दो चीजों के बीच में बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब दो चीजों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड कैसा है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, अगर बॉन्ड वीक बन रहा है तो कम एनर्जी रिलीज। हम इस चीज पे पहले भी बात करते आए हैं कि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो जितना ज्यादा अमाउंट एनर्जी का निकलेगा उतना ही स्टेबल बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बन गया, अब आप चाहते हैं कि मुझे उस बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी यू रिक्वायर, आपको कितना अमाउंट एनर्जी का चाहिए, जितना रिलीज हुआ था सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर ज्यादा अमाउंट एनर्जी का रिलीज हुआ है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी तो आपको सेम अमाउंट एनर्जी का लगाना पड़ेगा ना। तो आप क्या बोलेंगे कि जितना ज्यादा अमाउंट एनर्जी का रिलीज होता है बॉन्ड उतना ही क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग कैसे बता पाएंगे कि इफ यू वांट टू ब्रेक दैट बॉन्ड वी रिक्वायर दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, उतना ही अमाउंट एनर्जी का हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना। इज इट क्लियर? तो जो आपके पास फिजिकली एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये जो आपके पास गैस और जो मेटल का सरफेस है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगी ना, वो इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। वो बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक होते। कैसे बॉन्ड होते हैं वो, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस। क्लियर है? इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस आर देयर, दोज आर वेंडरवॉल्स फोर्सेस, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते। अब हम कह रहे हैं कि जब हमारे पास एड्सॉर्प्शन होगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो आपके पास कैसा हो, केमिकल की बात हम अभी बाद में करेंगे। तो जब बॉन्ड बनेगा तो जो एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस होता है वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, चाहे अमाउंट कम हो चाहे अमाउंट ज्यादा। इज इट क्लियर? अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वाले जो फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं। कैसे फोर्सेस होते हैं ये, वीक फोर्सेस होते हैं। इट मीन्स कि
जब फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है, जब कोई गैस फिजिकली अटैच होती है किसके साथ, विद द सरफेस ऑफ मेटल, व्हाट हैपन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज लेस। कैसी होती है, कम एनर्जी लगती है, एंड द रेंज ऑफ दैट एनर्जी इज, इस तरह से लिख लेते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल में हमने बोला कि कैसे फोर्सेस हैं, वीक वैन डर वाल फोर्सेस हैं, सेकेंड हम कह रहे हैं कि वो जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इज अराउंड 20 to 40 किलो जूल पर मोल। क्लियर है, ये उसका रेंज है आपके पास, इतना अमाउंट एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होता है ड्यूरिंग फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अनदर थिंग जो हमने डिस्कस किया कि कोई भी गैस है और कोई भी आपके पास मेटल का सरफेस है, उनके बीच में थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हो जाती है और उनके बीच में कैसे एब्जॉर्प्शन हो जाती है, कौन सी तरह की हो जाती है, दैट इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो हम यहाँ से एक चीज ये कहते हैं कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है दैट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मेटल चाहिए, एक स्पेसिफिक मेटल चाहिए और स्पेसिफिक उसमें से गैस हम पास करेंगे तभी एब्जॉर्प्शन होगा। कोई भी गैस किसी भी मेटल के सरफेस पे थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। समझ रहे हैं इस चीज को? इज इट क्लियर? यस मैम, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। यस। क्लियर है? चौथी चीज हम बात करेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन घटेगा या बढ़ेगा, है ना। अब हुआ क्या, आप कह रहे हैं मेटल के सरफेस पे ना जो आपकी गैस है वो एब्जॉर्ब हो गई, पर उनके बीच में कैसे बॉन्ड्स हैं, वीक बॉन्ड्स जो है वो बने हुए हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कल भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल का सरफेस क्या हो जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, और जो गैस उन इंटरस्टिशियल स्पेसेस के बीच में फंसी होती है वो क्या हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है, वो वहां से क्या हो जाती है, एक्सपेल हो जाती है, निकल जाती है। तो एब्जॉर्प्शन की बजाय क्या हो गया आपके पास, डिसॉर्प्शन हो गया। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, आपकी एब्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन होने की बजाय कि गैस जो है वो मेटल के सरफेस पे स्टिक होने की बजाय क्या हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो निकल जा रही है। वो क्यों निकल रही है, मेटल का सरफेस एक्सपैंड हुआ, वो जो जहां पे वो फंसी हुई थी वहां से क्या होगी, वो इजीली वहां से निकल जाएगी। क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? यस मैम। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हुआ, विथ increase in temperature physical absorption जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, राइट। अब एक और चीज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि आपकी जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन वाला जो प्रोसेस है दैट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि पहले आपकी गैस एब्जॉर्ब हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, आप कोई क्वांटिटी को वेरी कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो वो क्या हो गया, पहले इस तरह से वो आके मेटल के सरफेस पे स्टिक हो गया था, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वहां से निकल गया, मतलब पहले बॉन्ड बने और फिर बॉन्ड टूट भी गए। समझ रहे हैं, पहले बॉन्ड बने और फिर क्या हो गए, टूट भी गए। तो आपके पास जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो कैसी है, रिवर्सिबल।
आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। आपका मन करा तो आप गैस को एब्जॉर्ब करा सकते हैं, आपका मन कर रहा है कि आप उस गैस को वहां से एक्सपेल करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सपेल भी वहां से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है, इट इज व्हाट, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। इज इट क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसके जो डिफरेंसेस है ना अच्छे से याद करने हैं, और ऐसे नहीं सिर्फ रटने हैं, पता भी होना चाहिए, रीजन भी पता होना चाहिए कि ये लिखा तो हमने थोड़ा थोड़ा है ना, और आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों स्पेसिफिक नहीं है, टेम्परेचर के साथ जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज क्यों होती है। क्लियर है? समझ रहे हैं बच्चे? अच्छा। So the another difference is what? It is reversible in nature. आपको कोई पूछ ले कि भाई हमें समझाइए फिजिकल एब्जॉर्प्शन कैसे रिवर्सिबल है, तो समझा पाएंगे? बता पाएंगे? रूपाली, कैमरा ऑन करो जरा बच्चे, और बताओ मुझे कि रिवर्सिबल नेचर कैसे है, आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल क्यों है? आपको बुक में ना बहुत सारे पॉइंट्स और डिफरेंसेस दे रखे हैं इसमें, ठीक है, और जितने मैंने लिखाए हैं आप उतने भी लिख देंगे तब भी आपको मतलब एग्जामिनर सेटिस्फाई होगा कि ठीक लिखा है आप लोगों ने, है ना। रूपाली, आप तक आवाज आ रही है मेरी? मतलब ऐसे बैठे रहेंगे क्लास में, जैसे पूछते हैं वैसे लीव कर देते हैं, पता कहाँ चले जाते हैं। Now another one on which the physical absorption depends is the nature of adsorbate. Adsorbate का कैसा नेचर होना चाहिए? Adsorbate जो है आपकी मतलब जो गैस है जो एब्जॉर्ब होगी आपके एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर, वो इजीली लिक्विफाई होनी चाहिए। कुछ गैसेस होते हैं ना जिनको आप इजीली लिक्विफाई कर पाते हैं, कुछ गैसेस होते हैं जिनका लिक्विफिकेशन इज नॉट वेरी मच। तो कोई ऐसा एग्जांपल मुझे बताएगा कि कौन सी गैसेस को जो है हम इजीली लिक्विफाई कर पाते हैं? कोई एग्जांपल, जैसे आपके एलपीजी के सिलेंडर में भरा हुआ है, मीथेन है, ब्यूटेन है, उनको लिक्विफाई करके ही भरा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप इजीली क्या कर पाते हैं, लिक्विफाई कर पाते हैं, तभी जो गैसेस आपकी उनमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में क्या कर रखी हैं, कंप्रेस करके भरी गई हैं। होते हैं ना आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स, आप पीते हैं, बॉटल खोलते हैं, आपको आवाज आती है, वो किस चीज की है? वो जो प्रेशर के साथ गैस उसमें फिल करी गई है ना, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली लिक्विफाई कर पाते हैं, मीथेन हो गया आपके पास, ये गैसेस जो है इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंड है, कैसे आपकी फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ेगी, जब आपके पास कोई ऐसी गैस वहां से पास हो रही है जो इजीली क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए। वन एग्जांपल इज गिवन इन द बुक दैट कि भाई आपके पास एक एक्टिवेटेड चारकोल है, चारकोल किसकी तरह काम करेगा? एब्जॉर्बेंट की तरह काम करेगा, और वहां से आपने गैस पास की सल्फर डाइऑक्साइड एंड वन गैस इज मीथेन। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है एज कंपेयर टू मीथेन। इफ यू कंपेयर द क्रिटिकल टेम्परेचर जो है आपके पास एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाते, गैस का लिक्विफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, दैट टेम्परेचर इज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो किसी गैस का जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा ना, मतलब आपके वो सल्फर डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इट इज 630 केल्विन, whereas for methane the critical temperature is 190 only। तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, गैस उतनी ही इजीली क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर ये कह रहा है इट इज, कितना बोला मैंने, 630 केल्विन,
और मीथेन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इट इज 190 केल्विन। तो जिस गैस का ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो ज्यादा इजीली क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है, याद रखनी है ये चीज। तो सल्फर डाइऑक्साइड इजीली गॉट लिक्विफाइड एंड इजीली वो जो है वो चारकोल के ऊपर क्या हो जाएगी, एड्सॉर्ब हो जाएगी। तो ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो किस चीज पे भी डिपेंड करती है, कैसा आपके एड्सॉर्बेट का नेचर है, एड्सॉर्बेट कैसा है। और हम यहाँ पे सिंपल ये पढ़ रहे हैं कि गैसियस आपका एड्सॉर्बेंट, सॉरी आपका सॉलिड जो है वो एड्सॉर्बेंट है और जो गैस है वो क्या है आपके पास, एड्सॉर्बेट। क्लियर, इज इट क्लियर? यस मैम। चलिए अब केमिकल एब्जॉर्प्शन की तरफ आते हैं। इसके लिए हम एक ग्राफ भी बनाएंगे, बाद में बताती हूँ, आगे बताती हूँ कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए कैसे ग्राफ बनता है और केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए कैसे ग्राफ बनता है आपके पास, वो हम आगे देखते हैं। एक मिनट अच्छा, केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो एड्सॉर्बेट है और जो एड्सॉर्बेंट है उनके बीच में किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। और केमिकल बॉन्ड्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग। केमिकल बॉन्ड्स कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अब जब दो चीजों के बीच में बॉन्ड बना होगा, अब आप ऐसा तो नहीं होता कि आप कोई भी एक कंपाउंड लो दूसरे के साथ उसको मिक्स करो तो जरूरी थोड़े रिएक्शन हो जाए, होता है ऐसा? कुछ चीजें ऐसी भी है जिनको आप मिक्स करते हैं उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होने चाहिए वो स्पेसिफिक होते हैं कि अगर मैं रिएक्शन कराना चाहूँ सिल्वर क्लोराइड का सॉरी अपना सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो रिएक्शन इज पॉसिबल। और अगर मैं उसको किसी और चीज के साथ एक्सचेंज कर दूं, सिल्वर नाइट्रेट की जगह मैं कुछ और ले लूं, तो हो सकता है कि रिएक्शन ना हो। तो आपके पास केमिकल जो एड्सॉर्प्शन होती है उसमें जो आपके पास एड्सॉर्बेंट है या एड्सॉर्बेट है वो कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, तभी उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन सकता है। अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन देम। क्लियर है? केमिकल रिएक्शन तभी होती है ना जब आपने स्पेसिफिक चीजें ली होती हैं, ऐसे तो नहीं हो जाती है कि कुछ भी डाल दो। क्लियर है? तो हम यस कह रहे मैम। हैं कि केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और जब केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। और जब अभी अभी हमने बात की कि बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो उसके बीच में जब वो बॉन्ड बना होगा दो चीजों के बीच में, तो जो आपके पास एनर्जी रिलीज हुआ होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, सचिन कुमार? जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि कम? बोलो सचिन। यस मैम। जब एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैं कह रही हूँ कि बना है दो चीजों के बीच में, तो एनर्जी रिलीज जो होगी वो ज्यादा होगी या कम? मैम ज्यादा। क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं आप आगे, मुझे पूछ रहे हैं ये मैम ज्यादा, आप बताइए ज्यादा या कम? अक्षय कुमार। मैम उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी यूज होगी और तोड़ने के लिए ज्यादा चाहिए मेरे होगी लिए तो बनने के लिए भी ज्यादा ही लगी होगी, बनने के दौरान भी तो एनर्जी रिलीज जो है वो ज्यादा हुआ होगा, है ना? यस तो जब यहाँ पे उस अमाउंट को देखा गया, मेजर किया गया, तो इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन वो एनर्जी का रेंज जो था वो कितना था, 80 to 240 किलो जूल पर मोल लिखा है इसको ऐसे मोल है ना। कितना क्या एक्सटेंट है आपके पास जो हीट इंथैल्पी है जो आपके पास
ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन यूज हुई है, या यू नीड दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक अ बॉन्ड, दैट इज 80 to 240 किलोजूल पर मोल। क्लियर है? जबकि आप अगर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में देखें तो ये बहुत कम है, इट इज 20 to 40 किलोजूल पर मोल। यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट एनर्जी का देंगे, बॉन्ड टूट जाएगा। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड अ लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक अ बॉन्ड, और यू कैन से कि व्हेन बॉन्ड इज formed between absorbent and adsorbate, this much amount of energy is released. इतना अमाउंट एनर्जी का क्या हुआ है, रिलीज। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अगला देखिए, अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि भाई फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी गैस किसी भी मेटल के सरफेस पे क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, बट इन केस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन ऐसा नहीं है। आप किन्हीं भी दो सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन नहीं करा सकते। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्पेसिफिक। ये कैसा है, केमिकल एब्जॉर्प्शन कैसी है, स्पेसिफिक है। कोई पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट ही पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट के साथ क्या कर पाएगा, रिएक्शन कर पाएगा, केमिकल बॉन्ड बना पाएगा, उनका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? हमें एक बार रिपीट कर देना। हाँ जी, बोल रहे हैं कुछ? हमें एक बार फिर रिपीट कर दो। क्या बोल रहे हो बच्चे? एक मिनट। हाँ जी बोलिए। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। इसको फिर से रिपीट करो। देखो ना, हमने फिजिकल एब्जॉर्प्शन में बोला, अगला पेज ले ले। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हम कह रहे थे कि मेटल का कोई भी सरफेस है ना, ठीक है, और कोई भी गैस पास हो रही है तो कुछ एक्सटेंट तक जो है वो गैस क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ये डिपेंड नहीं करता है कि किस तरह की मेटल है, निकेल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, या फिर कौन सी गैस आप पास कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं, या कौन सी गैस वहां से पास हो रही है। थोड़ा बहुत अमाउंट किसी भी गैस का जो है वो उसमें क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। बट केमिकल जो एब्जॉर्प्शन है ना आपके पास, जैसे मैंने अभी बोला कि वही ये वाली अगर रिएक्शन है ना, तो इन दो के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और ले लूं और NaCl के साथ रिएक्शन कराऊं, इट इज नॉट पॉसिबल। जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मैं केमिकल रिएक्शन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहां पे क्या बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, समझ रहे हैं? वहां पे क्या बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो वहां पे भी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी नेचर में। ऐसा नहीं कि कोई भी मेटल का सरफेस है और कोई भी आप जो एब्जॉर्बेट है उसको पास करा रहे हैं, वहां से उनके बीच में एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नो। वो कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए कि ये रिएक्शन मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन होता है और हमें क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिल जाता है। अगर मुझे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन कराने से सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिल रहा है, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यही जो प्रोडक्ट है वो मुझे चाहिए, तो मुझे इन दोनों के बीच में ही स्पेसिफिकली इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराना पड़ेगा। अब मैं बोलूं कि सिल्वर क्लोराइड मुझे, मैं किसी और चीज के साथ रिएक्शन करा के मिल जाए मुझे और साथ में NaNO3 भी मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो केमिकल बॉन्ड जो है वो तभी आपके पास स्पेसिफिक है केमिकल रिएक्शंस, कि मुझे अगर वाटर बनाना है, इफ आई नीड वाटर, तो मुझे क्या चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही चाहिए ना, तभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा। मैं कहूँ कि मैंने नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दिया है और मुझे क्या मिल गया, वाटर मिल गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो वो स्पेसिफिक है गैसेस, पर्टिकुलर गैसेस लिए, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, तभी वाटर मिला है, तभी उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बना। अदरवाइज आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड किसी और गैस या किसी और मतलब दूसरी गैस के साथ रिएक्ट कराने से नहीं मिले। आया कुछ समझ?
अंकित कहाँ चले गए? यस मैम। तो ये स्पेसिफिक नेचर होता है। अब मैं कहूंगी क्लास में ना, आपकी क्लास 12th में भाई 90 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 90 में मैंने कह दिया कि 45 लड़के हैं, 45 लड़कियां हैं ना। अब मैं स्पेसिफिकली अगर बोलूं कि भाई अंकित, उन लड़कों में से एक लड़का कौन है? अंकित है। वो स्पेसिफिक आपके पास एक एग्जांपल है। जनरल एग्जांपल तो आपके पास क्या है कि इतने लड़के और इतनी लड़कियां, मुझे नहीं पता कौन लड़के हैं और कौन लड़की हैं। उनमें से मैंने बोला कि उन लड़कों में से एक लड़का कौन है? अंकित। तो वो एक पर्टिकुलर एग्जांपल हुआ, वहां से आपको पता चल गया कि मुझे बोल रहे हैं, मैं हूं वो ना। तो ये छोटी छोटी टर्म्स होती है, जैसे हम लिखते आ रहे थे ना पीछे कि हमने जनरल रिएक्शन लिखा, तो आप लोगों को मुझे लगता है कईयों को ये भी पता नहीं होगा जनरल क्या होता है और स्पेसिफिक क्या होता है। एनी आइडियाज श्वेता? जनरल क्या होता है और स्पेसिफिक एग्जांपल क्या होता है? कि मैं एक केमिकल रिएक्शन लिख रही हूँ, मैं जनरल एग्जांपल लिख रही हूँ। मान लो मैंने आपको समझाना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। तो अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखना चाहूँ, मान लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, तो हम कोई भी कांस्टेंट उठा लेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके भाई एक प्रोडक्ट बनाते। तो मुझे नहीं पता ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। हम केमिकल रिएक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक समझाने के लिए था कि मान लो एक रिएक्टेंट ए है, मान लो एक रिएक्टेंट बी है, और उन्होंने रिएक्ट होकर हमें क्या दे दिया, क्या प्रोडक्ट बना दिया? उन्होंने सी बना दिया। तो ये जनरल समझने के लिए, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं x प्लस वाई इक्वल टू जेड, है ना, 2x प्लस 2y इक्वल टू दिस एंड दैट, है ना, वो जनरल है। स्पेसिफिक कि ए क्या है, सपोज ए क्या है और बी क्या है, ये पता चल गया मुझे कौन है। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है। ये स्पेसिफिक एग्जांपल है उसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एग्जांपल है और ये जनरल है। मुझे नहीं पता ए क्या है, मुझे नहीं पता बी क्या है। मुझे कहे कि भाई आपके पास ए हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है और वाटर बन जाता है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या इसको ये फुलफिल, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, ये वाला रिएक्शन भी और ये वाला रिएक्शन। तो जनरल क्या होता है? जिससे आपको एक आइडिया लगता है कि ऐसा होता है। जैसे अभी आप प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसमें बोलेंगे जनरल इक्वेशन, जनरल कैलकुलेशंस आप करेंगे, फिर आप स्पेसिफिक करेंगे जब आपके पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज वगैरह आ जाएंगे जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद वो है पर्टिकुलर, आपके पास वैल्यू आने के बाद जो कैलकुलेशन किया है, दैट इज स्पेसिफिक कैलकुलेशन एंड वन इज व्हाट, जनरल। यहाँ से ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता भाई क्या हो सकते हैं। यहाँ पे देखो ए कुछ और है, यहाँ पे बी कुछ और है, यहाँ ए कुछ और है, बी कुछ और है, सी कुछ और है। तो ये जनरल नहीं होके कैसे है, स्पेसिफिक है। मुझे पता चल गया कि ए क्या है इस रिएक्शन में, बी क्या है और सी क्या है। क्लियर? यस मैम। Now the next one is with increasing temperature, physical absorption जो थी वो डिक्रीज हो रही थी, बट यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, आपकी पहले इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज कर जाती है। आपने याद रखना है कि केमिकल एब्जॉर्प्शन इन द स्टार्टिंग when you increase the temperature will increase and एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद एक पर्टिकुलर एक्सटेंट, मतलब वो जो जैसा आपने पिछले इसमें पढ़ा था, कोलिजन थ्योरी वगैरह में पढ़ा था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था, वहां भी केमिकल रिएक्शन हो रहा था ना, तो वैसा ही होता है। एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर? इज इट क्लियर कि वही पहले केमिकल रिएक्शन हुआ, टेम्परेचर रिक्वायर्ड हुआ, बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने, प्रोडक्ट बन रहा था, और हो सकता है कि फिर आपने इतना एक्सटेंट तक टेम्परेचर बढ़ा दिया कि फिर से बॉन्ड जो है वो टूटना शुरू हो गए। तो आपकी जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है पहले बढ़ती है,
और फिर क्या होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्लियर? इज इट क्लियर? yes, क्लियर है बच्चे? yes मैम। तो आपके पास आप क्या क्या लिखेंगे? नाउ एक और हमारे पास ये चीज है रिवर्सिबल वाली, ये पहले लिखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप पूरा लिखेंगे ऐसा नहीं लिखेंगे, मैंने सिंबल ऊपर की तरफ लगाया है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फर्स्टली chemical adsorption increases and then decreases, और क्या लिखा जा रहा है, with further increase in temperature. And the last point of difference is कि भाई फिजिकल एड्सॉर्प्शन आपके पास क्या थी, रिवर्सिबल थी, बट जो आपके पास केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। बहुत कम आपके पास ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनमें आप उसको रिवर्स कर पाएंगे, बट मैक्सिमम जो रिएक्शन है उनमें आपको प्रोडक्ट ही मिलता है, प्रोडक्ट से आप वापस जो है वो रिएक्टेंट की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो मोस्टली जो आपके पास केमिकल एड्सॉर्प्शन की अगर बात करें तो इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो भी 4-5 आपको लिखवाए हैं वो याद करने और पता भी होना चाहिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली। क्लियर है? yes मैम। yes मैम। तो एक ग्राफ देख लेते हैं। हमारे पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए जो ग्राफ बनता है, एंड दिस ग्राफ इज बिटवीन टेम्परेचर, और ये जो x/m हम लेते हैं ना, ये होता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक टर्म है x/m, पर यूनिट मास लिया है आपने एड्सॉर्बेट का, तो कहता है कि कितना एक्सटेंट तक जो है आपका एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको x/m से डिनोट करता है। और फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो ग्राफ बनता है कहता है कि ये जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या हमने पढ़ा ना कि डिक्रीज होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में देखो ज्यादा था फिर कम होता गया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया आपके पास ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्लियर है? तो दिस ग्राफ इज फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, आप बना सकते हैं वहां पे। क्लियर? It is between x/m, which is extent of adsorption, and between temperature of the reaction. And for the chemical adsorption, chemical adsorption के लिए जो ग्राफ बनता है between this x/m और टेम्परेचर के बीच में, वो होता है इस तरह का कि पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है, कम हो जाता है। थोड़ा अच्छा बनाइएगा। So the next topic is the adsorption of gases on solids. गैसेस का एड्सॉर्प्शन किसके ऊपर, सॉलिड सरफेस के ऊपर। तो हमने जब अपना एड्सॉर्प्शन वाला टॉपिक शुरू किया था तो वहां पे भी हमने बात की थी किसकी, चारकोल की बात की थी, है ना। चारकोल जो है ना वो मैक्सिमम गैसेस को क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, या इम्प्योरिटीज हैं, या आपके पास कोई भी कलर्ड, हमने इम्प्योरिटीज की बात की। मान लीजिए आपसे गलती से किसी पानी के अंदर क्या गिर गया,
कोई कलर गिर गया, आप उस पानी को फिर से वैसा ट्रांसपेरेंट चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें चारकोल डाल सकते हैं। चारकोल क्या करेगा, उस कलर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब मत बोलना, अब आपको क्लियर होनी चाहिए ये चीज कि चारकोल जो है अपने सरफेस के ऊपर क्या कराता है, एब्जॉर्प्शन कराता है। क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन कराता है, नॉट एब्जॉर्प्शन। तो मोस्टली बहुत सारी गैसेस जो हैं वो चारकोल के सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। या फिर कोई गैसेस हैं आपके पास, लाइक हमने वही हाइड्रोजनेशन की बात की, तो निकेल, प्लेटिनम, या फिर आपके पास जो ट्रांजिशन मेटल्स है उनका जो सरफेस होता है उनमें क्या होते हैं, स्पेसिस होते हैं, उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो भी इजीली क्या कर पाती हैं, अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना गैसेस के, तो उनको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब करा लेंगे। क्या कर लेते हैं, वो भी एब्जॉर्ब करा लेते हैं। और अब बात करता है कि आपकी जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है किसी गैस की ऑन सॉलिड सरफेस, वो कौन कौन से फैक्टर्स जो है उनके ऊपर डिपेंड कर, ठीक है। जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ये वाली चीज जो है, कितना गैस जो है वो एब्जॉर्ब होगा, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो एक तो बात अभी अभी हमने की कि भाई गैस क्या होनी चाहिए, इजीली लिक्विफाई होनी चाहिए। गैस क्या होनी चाहिए, अगर इजीली लिक्विफाई हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, सॉलिड के सरफेस के ऊपर इजीली क्या कर जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। अदरवाइज तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, भागते हैं इधर उधर तेज तेज, उनको तो नहीं पकड़ सकते हम। आपने पढ़ा होगा ना क्लास 11th में कि अगर मुझे वही गैस, क्लास 11th या 9th वाइन में पढ़ लेते हैं आप लोग, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, कि गैस को कैसे लिक्विफाई करते हैं, बताएगा कोई, हाउ टू लिक्विफाई अ गैस। बोलिए। गैस को हम कैसे लिक्विफाई कर पाते हैं, क्या कंडीशंस जो है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते नहीं, वो अपने मस्त होते हैं, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कहीं भी भागते रहते, पकड़ तो नहीं सकते। थोड़ी सी गैस लीक हो जाए, मान लीजिए सिलेंडर लीक हो गया, तो सबको पता चल जाता है आस पड़ोस में कि भाई उनके घर का सिलेंडर क्या हो गया, लीक हो गया। इट मीन्स कि वो गैस के मॉलिक्यूल जैसे ही उस सिलेंडर से निकले वो क्या हो गए, जहां उनका मन कर रहा है वहां भागते गए, जहां तक उनको लगा कि भागना चाहिए। उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। कैसे उसको लोअर डाउन करते हैं, इनको पकड़ के एक जगह लाना, हाउ टू डू दैट, कैसे करेंगे, बोलिए। टेम्परेचर को डाउन करेंगे, और क्या करेंगे भाई, एक तो टेम्परेचर डाउन करते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, उनके प्रेशर को बढ़ा देते हैं। सपोज कि मेरे पास इतने सरफेस, इतने वॉल्यूम में 1 2 3 7 मॉलिक्यूल थे, अब भाग रहे थे इधर उधर कहीं भी अपने मन से, मैंने इनका टेम्परेचर डाउन कर दिया, मैंने इनकी एनर्जी लो कर दी, क्या हो जाएगा, थोड़े से शांत हो जाएंगे, थोड़ा सा भागना कम हो जाएगा। वही बात है, एनर्जी ज्यादा है तो लोग भाग रहे हैं इधर उधर, एनर्जी जैसे लोअर डाउन हुई वैसे क्या हो जाएगा, बैठ जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, किसी भी गैस को लिक्विफाई करना हो तो क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को कम करते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को कम करते हैं बाय लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर। और दूसरी चीज, प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर बढ़ा दिया, पहले इतना वॉल्यूम था ना, इसको कम कर दो ऐसे। सपोज अब मैंने इतने इसमें क्या रखे हैं, ये 7 मॉलिक्यूल रखे, थोड़े से पास आए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़े, आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़े ना, तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में डिफरेंस पढ़ा हुआ कि 9th क्लास में पढ़ाते हैं आपको कि भाई सॉलिड के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड में थोड़े से कम है और गैसियस में है ही नहीं, बहुत वीक है। तो पहले ऐसे थे, आपके पास जो 2 मॉलिक्यूल थे मान लीजिए गैस के, वो दूर दूर पड़े थे, अब आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, पास आ गए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए,
तो गैस से किस तरफ चल रहा है, कौन सी स्टेट में चेंज होने की तरफ वो चल रहा है, दैट इज लिक्विड। तो आपने दो कंडीशंस को वेरी किया, दो कंडीशंस को चेंज किया फॉर द गैसियस मॉलिक्यूल। वन इज डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज इंक्रीजिंग द प्रेशर। जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल पास आए, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन बढ़े और वो कौन सी स्टेट में चेंज होने लगे, लिक्विड में। समझ रहे हैं? Yes. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो गैस जो इजीली लिक्विफाई हो जाए, एक जो आपका फैक्टर है वो क्या है कि जो गैसेस हैं which got absorbed on the surface of some solid must be easily liquefied. इजीली क्या होनी चाहिए, लिक्विफाई होनी चाहिए, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए। और क्रिटिकल टेम्परेचर इज व्हाट, इट इज अ टेम्परेचर above which no gas can be liquefied. लिख लो, क्रिटिकल टेम्परेचर इज, critical temperature is, one second, the minimum temperature above which a gas cannot be liquefied. Critical temperature of a gas is what, the minimum temperature above which no gas can be liquefied. Now the remaining factors we will discuss in the next class. So that's all for today's lecture. Okay, thank you.